नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, 1563 छात्रों की दोबारा होगी परीक्षा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा में धांधली से इनकार तो विपक्षी दलों ने सरकार पर किया प्रहार। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बीच पीएम मोदी ने किया रिव्यू मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसएजी डोवल और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की बात। अग्निपथ स्कीम की समीक्षा कर रही सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर। 17 से 18 जून के बीच पीएम के सामने होगा प्रेजेंटेशन। 60 से 70% अग्निवीरों को रिटेन करने की सिफारिश। और इटली में G7 देशों की बैठक के लिए प्रधानमंत्री रवाना। जॉर्जिया मेलोनी समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी हो सकती है मुलाकात। कुवैत हादसे में 42 भारतीयों की मौत के बाद अब भारत सरकार पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह आज कुवैत पहुंचे और इस हादसे के बाद घायलों की मदद और मृतक भारतीयों के शव वापस देश लाने के लिए कुवैत की एजेंसियों से बात चल रही है। कीर्ति वर्धन सिंह ने कुवैत पहुंचने के बाद सबसे पहले अस्पताल में भर्ती घायल भारतीयों से मुलाकात की और उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। इस अस्पताल में हादसे में घायल 6 भारतीय भर्ती हैं। सभी की हालत ठीक है। हादसे में कई शव बुरी तरह जल गए, जिनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। DNA test is underway to identify the victim, and Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. उधर कुवैत में हादसे के जिम्मेदार लोगों पर एक्शन शुरू हो गया है। कुवैत के आंतरिक मामलों के मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबाह ने इमारत का दौरा किया है और इमारत के मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराने वाली कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए। मजदूर जिस बिल्डर कंपनी में काम करते थे, उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कुवैत की सरकार ने हादसे को कंपनी और बिल्डिंग मालिकों की लालच का नतीजा बताया है। عقارات هو اللي أجي له الأمور هذه، وأنا الحين بكلم مدير البلدية من باكر. من الحين أنا أتكلم حق أصحاب العقارات كلها من باكر، أي مخالفة عقارية راح تنزال باكر الصبح। कुवैत के मंगफ शहर की जिस बिल्डिंग में आग लगने से भारतीयों की मौत हुई, उसका मालिक भी एक भारतीय है। इस हादसे के बाद कुवैत सरकार ने बिल्डिंग मालिक पर भी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। इस हादसे के बाद कुवैत सरकार ने कहा कि कंपनी अपनी लालच के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों को एक ही बिल्डिंग में भर देती है और मजदूरों की सुरक्षा को अनदेखा किया जाता है। जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ, एनबीटीसी ग्रुप ने उस बिल्डिंग को लीज पर लिया था। केरल के जाने माने बिजनेसमैन केजी अब्राहम एनटीबीसी ग्रुप के एमडी हैं। ये कुवैत का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप है। अब्राहम केरल के 5 स्टार होटल क्राउन प्लाजा के अध्यक्ष भी हैं। अब्राहम को केजीए के नाम से जाना जाता है। अब्राहम केजीए ग्रुप के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। ये कुवैत में तेल के बिजनेस से जुड़ा हुआ है। अब कुवैत की सरकार हादसे के बाद कड़ा रुख अपनाने जा रही है। من تجار العقارات علشان يعملون مخالفات وهذه نتيجة المخالفات। सबसे पहले इस इमारत के किचन में आग लगी थी, जिसने तेजी से ऊपरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां पर रहने वाले मजदूर सील बंद कांच की खिड़कियों की वजह से फंस गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स को रद्द करने की बात कही। साथ ही एनटीए ने कोर्ट में कहा कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इस फैसले के मुताबिक 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी। ये वो छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। ग्रेस मार्क्स मिले छात्रों की फिर से 23 जून को परीक्षा होगी और इन छात्रों के नतीजे 30 जून तक आएंगे। छात्र चाहे तो परीक्षा छोड़ भी सकते हैं और जो छात्र दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उनका बिना ग्रेस मार्क्स का नया स्कोर कार्ड जारी होगा। कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं, ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग चलती रहेगी। कोर्ट के मुताबिक हर किसी को फिर से परीक्षा का मौका नहीं मिल सकता। जिन छात्रों के समय का नुकसान हुआ है, उन्हें ही ये मौका दिया जा सकता है। हालांकि कुछ छात्रों ने कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि वो छात्र जिन्हें समय का नुकसान हुआ और वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। पहली बार ये ग्रेस मार्क्स की बात आई है, तो बाकी जो सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों का टाइम लॉस हुआ है, उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया, तो मुझे लगता है वो जस्टिस नहीं हो पा रहा है उनके साथ।
तो वहीं कोर्ट में याचिका दायर करने वाले फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने एनटीए के ग्रेस मार्क्स देने के फैसले पर फिर सवाल उठाया और एनटीए पर मनमानी तरीके से ग्रेस मार्क्स देने का आरोप लगाया। उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर और उन्हीं को रीटेस्ट क्यों मिला जो बच्चे माननीय हाईकोर्ट पहुंच पाए, जो बच्चे नहीं पहुंच पाए उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। हालांकि इस मामले में एनटीए बार बार अपना स्टैंड बदलता नजर आया, जिससे ये सवाल उठने लगे कि क्या एनटीए अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही नीट परीक्षा को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा में किसी भी धांधली से साफ इनकार किया, तो वहीं कांग्रेस ने एनटीए पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद जहां सैकड़ों छात्रों के भविष्य पर सवाल उठ खड़े हो गए, वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। 24 लाख स्टूडेंट्स अपियर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है। धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नीट में गड़बड़ी के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बात करने से भाग रहे हैं। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पर एनटीए का बयान आया है। 23 जून को नीट एग्जाम कराया जाएगा उन बच्चों का जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे, और अब 23 जून को ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ये एनटीए की तरफ से इंफॉर्मेशन आ गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज जब एनटीए ने अपना पक्ष रखा था, उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि उन 1563 बच्चों की परीक्षा होनी चाहिए जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम आरक्षण की खुलकर मुखालफत की थी, लेकिन अब एनडीए में ही मुस्लिम आरक्षण को लेकर दो फाड़ नजर आने लगी है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनसीपी मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण देने पर अड़ गई है, और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने खुलकर मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण देने की पैरवी की है। एनसीपी की तरफ से दो टूक कह दिया गया कि वो मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए शिंदे गुट के साथ योजना तैयार करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका हमेशा से जो भी अल्पसंख्यक है, पिछड़ा समाज है, उनको साथ में लेकर आगे जाने की रही है। हमने जब सरकार में थे तो मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण देने का काम किया था। एनसीपी के इस ऐलान के बाद एनडीए में दो फाड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी के सभी नेताओं ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। वो कहते हैं कि संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, और इसलिए ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री अपनी हर एक रैली में ये कहते रहे कि विपक्ष हिंदुओं का आरक्षण काटकर मुसलमानों को दे देगी। ऐसे में माना जा रहा है कि एनसीपी के इस मांग को बीजेपी नहीं मानेगी। वहीं अचानक मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण देने की वकालत करना अजीत पवार का सियासी स्टंट माना जा रहा है। चर्चा इस बात की है कि एनसीपी को लोकसभा चुनाव में मुस्लिम और आदिवासियों के वोट नहीं मिले, इसीलिए मुसलमानों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एनसीपी ने मुस्लिम आरक्षण का दांव खेला है। बिहार की सियासत में एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई और तेज हो गई है। जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुए अजीत सिंह ने नीतीश कुमार पर अब गंभीर आरोप लगाए, और आरजेडी में शामिल होने के बाद अजीत सिंह ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए जेडीयू ने महागठबंधन का साथ छोड़ा था। जेडीयू ने एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया, राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन तोड़कर वापस एनडीए गठबंधन में जाने का। तो उस बड़े फैसले की वजह कोई तो एक बड़ा वजह होगा, या तो बिहार का हित का विषय होगा उसमें, या कोई राजनीतिक फायदा होगा। अजीत सिंह बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। ऐसी चर्चा है कि वो रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बक्सर लोकसभा सीट से उनके बड़े भाई आरजेडी के टिकट से सांसद चुने गए हैं, जो रामगढ़ से विधायक थे। अप्रैल में अजीत सिंह ने जेडीयू की नीतियों का विरोध करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और आरजेडी का दामन थाम लिया था। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, अजीत डोभाल को एक बार फिर एनएसए बनाया गया है। लगातार तीसरी बार बनाए गए हैं एनएसए अजीत डोभाल। तो वहीं एनएसए बनने के बाद डोभाल ने की राजनाथ सिंह से मुलाकात। इसके अलावा पीके मिश्रा भी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने रहेंगे। तो लगातार तीसरी बार एनएसए बनाए गए हैं अजीत डोभाल, पीके मिश्रा भी प्रधान सचिव बने रहेंगे। पेमा खांडू ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वो तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए।
जिसके बाद आज सुबह उन्होंने राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पेमा खांडू do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. इस शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद शामिल हुए। और शपथ लेने के बाद पेमा खांडू ने सभी का अभिवादन किया। पेमा खांडू के बाद चाउना मीन ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उनके अलावा बियूराम वाघा, न्योतो दुकम, गणेरिल डेंगवान वांगसू, वानकी लोवांग, पासंग दोरजी सोना, मामा नंगटुक ने भी मंत्री पद की शपथ ली। दासंगलु पुल, बालो राजा, केंटो जिनी और ओजिंग तासिंग भी मंत्री बनाए गए और उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए थे, जिसके बाद अब कैबिनेट का गठन भी हो गया है। पेमा खांडू को एक बार फिर बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश की कमान सौंपी है। संगीत और खेल के शौकीन पेमा खांडू 2016 से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इस बार भी उन्होंने जीत का दौर जारी रखा। 60 विधानसभा सीटों वाले अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने इस बार 46 सीटें जीती, जबकि एनपीपी ने 5, एनसीपी ने 3 और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी कि पीपीए ने 2 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस ने 1 सीट और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी गठबंधन ने सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस ने केवल 19 सीटों पर ही अपने कैंडिडेट उतारे थे। लेकिन जीत का सेहरा पेमा खांडू के सिर बंधा और अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ कर दिया। इस सेवा का उद्देश्य पर्यटन गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। हम आपको बता दें कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत पहली फ्लाइट भोपाल से जबलपुर, रीवा होते हुए सिंगरौली जाएगी। सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को रीवा की कनेक्टिविटी इंदौर, जबलपुर और भोपाल से होगी। मंगलवार को ग्वालियर को इंदौर और भोपाल, उज्जैन को जोड़ा जाएगा, जबकि शनिवार को भोपाल तक पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की फ्लाइट उपलब्ध होगी। वहीं खजुराहो को शुक्रवार के दिन भोपाल और जबलपुर से जोड़ा गया है। इस हवाई सेवा के लिए 6 पैसेंजर सीट वाले 2 एयरक्राफ्ट का संचालन किया जाएगा। वहीं बुकिंग करवाने पर पहले 1 महीने तक 50% तक की छूट मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि इस हवाई सेवा का किराया वंदे भारत के ट्रेन किराए से कम होगा। इस बार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था। चुनाव के ऐलान के साथ ही बंगाल में चुनावी हिंसा भी शुरू हो गई थी, जो अब तक जारी है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक बार फिर बवाल हुआ और टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। और इस हत्याकांड के बाद ये कहा जा सकता है कि बंगाल में भले ही चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन हिंसा जारी है। इस हत्याकांड के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसमें मृतक के चेहरे पर चोट के गहरे निशान दिखे और ये निशान मृतक के कानों पर भी थे। मृतक राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी का समर्थक था, लेकिन उसकी हत्या किसने की, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। हालांकि पुलिस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए गंभीरता से पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। हालांकि टीएमसी नेता की हत्या पुलिस तंत्र के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार और पुलिस को हिंसा रोकने के सख्त निर्देश दिए थे। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां पर हिंसा की आशंका है, वहां पुलिस तैनात करे, संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाए। और ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी टीएमसी नेता का बेरहमी से मर्डर हो जाना कहीं न कहीं बंगाल की सरकार और वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी का गठबंधन 300 भी पार नहीं कर सका, तो जनता की नाराजगी की वजह ढूंढी जाने लगी। एनडीए सरकार तो वापस आ गई, लेकिन अब सरकार ने अपनी नीतियों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। और सबसे ज्यादा नाराजगी अग्निवीर योजना को लेकर रही, जिसे लागू हुए करीब 1.5 साल हुआ है। विपक्ष ने इस चुनाव में मुद्दा बनाया और अब ऐसी खबर है कि सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। साथ ही मोदी सरकार ने योजना की समीक्षा के लिए प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों की एक समिति बनाई, जो अग्निवीर योजना की समीक्षा कर रही है। सचिवों का ये समूह सशस्त्र बलों की भर्ती योजना को अधिक आकर्षक बनाने के तरीकों पर सुझाव देगा। दरअसल जब सरकार बनी तो एनडीए के साथियों ने ही इस योजना को लेकर सवाल खड़े किए थे। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 बड़े बीजेपी नेताओं संगीत सोम और संजीव बालियान एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इन सब के बीच अब संगीत सोम के कथित लेटर हेड पर एक चिट्ठी खूब वायरल है।
जिसमें संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। संगीत सोम के कथित लेटर हेड पर वायरल इस दस्तावेज में पूर्व मंत्री संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके मुताबिक बालियान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदी और संजीव सहरावत सौदेबाजी का गवाह है। अब संजीव सहरावत ने संगीत सोम को मानहानि का नोटिस भेजा है। लेटर हेड पर जो आरोप लगाए हैं ये सारे फर्जी हैं, जिससे समाज में मेरी बदनामी हुई है और मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसका वो 7 दिन में जवाब देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। उधर संजीव बालियान ने संगीत सोम को शायराना अंदाज में जवाब दिया। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट के जाऊंगा। लखनऊ के अकबर नगर में कुकरैल नदी पर बने अवैध निर्माण को हटाने का काम जारी है। जिन लोगों ने अवैध तरीके से निर्माण कर रखा था उसे अब हटाया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोजर एक्शन पर अब सियासत भी जमकर हो रही है। और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार बताया। ओवैसी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मौलानाओं का कत्ल कर दिया गया और अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? असदुद्दीन ओवैसी ने अकबर नगर का मुद्दा उठाया तो मानो मुस्लिम वोट बैंक को साधने की पार्टियों में होड़ सी मच गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी खुलकर मोदी योगी का विरोध कर दिया। ये सरकार जो अपने आप को दावा करती है कि हम जनता के हितैषी हैं, हम जनता के सेवक हैं, उसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अकबर नगर वासियों के खिलाफ तमाम गलत तथ्यों को रखा। नरेंद्र मोदी जी का जो रवैया है या उनकी सरकार का जो रवैया है वो दुखद है। दरअसल कुकरैल नदी से अतिक्रमण हटाकर वहां कुकरैल रिवर फ्रंट बनाया जाना है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए सरकार ने मकान की व्यवस्था की है, लेकिन घर उजड़ने से लोग असंतुष्ट हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं और उन्हें विरोधी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली बीजेपी को करारी हार के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें खूब वायरल हो रही हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार के लिए अतिक्रमण अभियान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा फैसला लिया। और यूपी सरकार ने विकास के नाम पर अयोध्या में होने वाली तोड़फोड़ पर रोक लगा दी। अयोध्या में अब आवास विकास परिषद की नई योजनाओं के लिए पुराने मंदिरों को नहीं तोड़ा जाएगा। मंदिर प्रांगण के निर्माण के लिए भी कहीं तोड़फोड़ नहीं होगी। साथ ही साथ अयोध्या में 264.26 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर का प्रस्ताव भी निरस्त कर दिया गया है। ये फ्लाईओवर अयोध्या गोरखपुर मार्ग पर बनाया जाना था, लेकिन अब फ्लाईओवर की जगह अंडरपास बनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अयोध्या में लोगों की नाराजगी की वजह अतिक्रमण अभियान ही था, जिस पर अब रोक लगा दिया गया है और स्थानीय लोगों को राहत दी गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। कठुआ के हीरानगर में दिखे हैं 2 संदिग्ध। हीरानगर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। संदिग्धों की हलचल से सुरक्षा बल अब अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। रजत वोरा, रजत, पहले ही 4 दिन में 4 आतंकी हमले हो चुके हैं। ऐसे में इन 2 संदिग्धों का दिखना कहीं ना कहीं अलार्म सुरक्षा बलों के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि परसों देर शाम 2 आतंकी जो है वो देखे गए थे और उसके बाद ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो 2 आतंकियों को करीबन 18 घंटे के अंदर ही चले मुठभेड़ में यहाँ पर ढेर कर दिया गया था। बट उस समय भी इस तरह की शंका जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा जताई गई थी कि इनका नंबर जो है 2 से ज्यादा हो सकता है और उन्हीं की तलाशी के लिए तेजी से अभियान जारी था। सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट थे और उसी बीच इस तरह की जानकारी है, जो संदिग्ध दिखे हैं एक परिवार किसी घर में आए हैं जहां पर उन्होंने पानी मांगा है और उसके बाद जब घर वालों ने रिफ्यूज किया तो वहां पर ये भागते भागते किसी जंगल में जा चुके और अब उसके बाद तेजी से ये ऑपरेशन जारी है। सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां वहां भेज दी गई हैं और पूरे इलाके को फिलहाल सील करके ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल ठीक है रजत, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज इटली रवाना हो गए हैं। इस समिट में हिस्सा लेने से भारत को अपनी अध्यक्षता में हुई G20 सम्मेलन के परिणामों की समीक्षा करने का मौका भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा G7 में ग्लोबल साउथ के मुद्दे को उठाया है। लगातार G7 की मीटिंग में भारत की मौजूदगी देश के बढ़ते कद को भी दिखाती है। This will be India's 11th participation in G7 summit and Prime Minister Modi's 5th consecutive participation at the G7 summit.
इस बार G7 में जिन मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा होगी उनमें इंडो पैसिफिक, अफ्रीका, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, शरणार्थी समस्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम है। लेकिन दुनिया में चल रहे युद्ध G7 का सबसे बड़ा एजेंडा रहने वाले हैं। In broad terms, these are first, conflict in Russia, Ukraine, Middle East, with its consequences for the global agenda. Secondly, relationship with developing nations and emerging economies, with focus on Africa and the Indo-Pacific region. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में कई दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मोदी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी की कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुलाकात हुई है। G20 की बैठक में भी मेलोनी दिल्ली आई और रायसीना डायलॉग में वो मुख्य अतिथि थी। Honorable Prime Minister is also expected to hold a bilateral meeting with the Prime Minister of Italy. As you are all aware, the two Prime Ministers last met during the COP28 summit in Abu Dhabi. इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के संकेत व्हाइट हाउस की तरफ से दिए जा चुके हैं। अमेरिका के NSA जैक सुलिवन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री की G7 में वार्ता होगी। व्यस्त कार्यक्रम होने की वजह से अभी मुलाकात कैसे होगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। Prime Minister is also expected to hold bilateral meetings and discussions with the leaders of the G7, as also the outreach countries and the international organizations. तीसरी बार सरकार बनाने के बाद काशी की जनता का आभार जताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वाराणसी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा 18 जून को होने वाला है। 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सेवापुरी विधानसभा के मेहंदीगंज ग्राम सभा जाएंगे, जहां वो किसानों के साथ संवाद करेंगे। वहां के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन गंगा आरती में, तत्पश्चात बाबा विश्वनाथ के दर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। बताया जा रहा है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी शहर में प्रवेश करेंगे, काशी की जनता ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत करेगी। रोड शो का तो कोई कार्यक्रम अभी सूचना नहीं है, लेकिन जिस मार्ग से माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरेंगे रोड से, वहां पर कार्यकर्ता और काशी के आम जनमानस निकल के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काशी दौरा केवल एक दिन का ही होगा और अपने दौरे के दौरान करीब 3 घंटे तक पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में काशी की जनता के बीच रहेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी अपने हाथ से गंगा आरती कर सकते हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, 24 जून से संसद का विशेष सत्र होगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और 3 जुलाई तक ये विशेष सत्र चलेगा। हालांकि बजट इस सत्र में पेश नहीं किया जाएगा, ऐसी अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, लेकिन 26 जून से लेकर 3 जुलाई तक ये संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा इम्तिहान होना है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनावों से पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। वहीं जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मैनपुरी की करहल सीट, अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट, अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी सीट, मुरादाबाद जिले की कुंदरकी सीट, अलीगढ़ की खैर सीट, गाजियाबाद की सदर सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट और मिर्जापुर की मझवा सीट शामिल है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अलग अलग दलों से 14 विधायकों ने अपनी ताल ठोकी थी, जिसमें से 9 को जीत हासिल हुई और जो विधायक सांसदी का चुनाव जीते उन्होंने विधायकी छोड़ दी है। ऐसे में खाली सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होंगे और इन उपचुनाव में बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने खोई हुई सीट वापस पाने की चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो लोकसभा चुनाव में विपरीत नतीजे रहे हैं, उससे पार पाने के लिए पार्टी अभी से इन चुनावों की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। और ये इम्तिहान सिर्फ बीजेपी का नहीं होगा, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने भी लोकसभा वाले प्रदर्शन को बनाए रखने की चुनौती होगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी अभी से उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। देखिए, चुनाव हमने गठबंधन में मिलकर लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा और परिणाम जनता ने साथ दिया, सबके सामने है। उपचुनाव भी हम मिलकर लड़ेंगे
जो भी फैसले होंगे वो नेतृत्व हमारा लेगा, ऊपर के लेवल पर बात करके लेगा। ग्राउंड लेवल पर तैयारियां जारी हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। बाकी जैसा नेतृत्व का आदेश होगा वैसा काम किया जाएगा। आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जबरदस्त किस्म से मेहनत करेगा। अभी से हमारे कार्यकर्ता जुट गए हैं चुनाव में, और जो मुद्दे हैं जिन पे हमने चुनाव लड़ा। दिल्ली में जल संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। राजधानी के अलग अलग हिस्सों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इधर दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया है। और दिल्ली की ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कैसे लोग पानी के लिए परेशान हैं और सुबह शाम अपने जरूरी काम छोड़कर लोग पानी के लिए मशक्कत कर रहे हैं। लोगों का कहना है झुग्गियों में पानी की समस्या ज्यादा है। झुग्गियों में बहुत काफी समस्या है, और ये क्या कहते हैं, टैंकर आता है सुबह के टाइम में, और सुबह के टाइम ड्यूटी जाना होता है, इसलिए लोग बाग मान लीजिए कि वो पूरे जुझारू तरीका से मतलब अपना पानी भरते हैं। जल संकट के बीच दिल्ली सरकार भी लगातार प्रयास में जुटी है और पानी की बर्बादी रोकने के लिए प्रयास कर रही है, जिसके लिए दिल्ली सरकार दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों की पेट्रोलिंग टीम बनाई है। इसके लिए दूसरे अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, जो अलग अलग इलाकों में जाकर पानी की बर्बादी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हरियाणा और हिमाचल से अतिरिक्त पानी की मांग की है। हरियाणा से पानी कम आने की वजह से अभी दिल्ली में तकरीबन जो 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है, उससे 40-45 MGD पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। इधर दिल्ली में पानी की चोरी पर संग्राम मचा हुआ है, तो उधर टैंकर माफिया बेखौफ होकर पानी की चोरी कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर जी मीडिया के कैमरे में कैद हुई, जिसमें बवाना के मुनक नहर से टैंकर माफिया पानी की चोरी करते दिखे। इस तरह से मुनक के पानी को अवैध रूप से टैंकरों में रखा जा रहा है, उसकी तस्वीर आप देखिए। ये इस वक्त हम लोग दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में हैं, और ये हरियाणा की तरफ की सीमा है। यहाँ से दिल्ली का बॉर्डर मुश्किल से 50 से 60 मीटर दूर है। अब आप देखिए कि कैसे मुनक नदी में कुछ इस तरह से पाइप डालकर मोटर चलाकर टैंकरों को भरा जा रहा है। हालांकि टैंकर माफिया पर लगाम कसने के लिए बवाना स्थित मुनक नहर की दिल्ली पुलिस निगरानी कर रही है और बाइक पेट्रोलिंग से नजर रखी जा रही है। वहीं पानी चोरी के मुद्दे पर बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है और टैंकर माफिया से मिलीभगत का आरोप लगा रही है। इस बात का रोना नहीं रो सकती हैं कि दिल्ली में पानी नहीं है, क्योंकि टैंकर माफिया टैंकरों से पानी दिल्ली से ही ले जा करके दे रहे हैं। ये पूरा जो क्राइसिस है ये दिल्ली सरकार का क्रिएटेड है। ये सरकार टैंकर माफिया के साथ मिली हुई है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि टैंकर माफिया दिल्ली की सीमा से लगे हरियाणा के इलाके में पानी की चोरी कर रहे हैं, जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ऐसे में हरियाणा सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में पानी की बर्बादी की शिकायतों को दूर करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड अभियान चला रही है। 117 चालान जारी किए गए हैं और 35 अवैध कनेक्शंस काटे भी गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पानी की बर्बादी पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी और इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। अगली खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में आतंकवादियों ने 4 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। ताजा हमला जम्मू कश्मीर के डोडा में हुआ है, जहां आतंकियों ने सेना के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG को निशाना बनाया, जिसमें एक जवान घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकवादियों की तलाश में जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी करते दिखाई दिए। साथ ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों के स्केच भी जारी किए। सेना ने हमले में शामिल 4 आतंकियों के स्केच जारी किए। आतंकियों की जानकारी देने पर 5 लाख का इनाम देने का भी ऐलान किया। इन आतंकियों के भद्रवाह थाथरी इलाके में छिपे होने की आशंका है। इससे एक दिन पहले भी आतंकियों ने डोडा के छतरगला में चेक पोस्ट पर फायरिंग की थी, जिसमें सेना के 5 जवान समेत एक SPO घायल हो गए थे। और पिछले 4 दिनों में एक के बाद एक 4 आतंकी हमलों के पीछे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। कठुआ में मारे गए आतंकवादियों के पास से जो सामान बरामद हुआ है वो पाकिस्तान में बनाया गया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि इन आतंकी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जबकि खबर है कि इस नापाक साजिश में उसका दोस्त चीन भी लगातार उसकी मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि पाकिस्तान अब अपने लोगों को जबरन आतंकी संगठनों में भर्ती कर रहा है और हमले के लिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करवा रहा है। अपने ही वहाँ के लोगों को
पाकिस्तान के लोगों को वहाँ उनको रिक्रूट करके यहाँ जबरन उनको भेजा जा रहा है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का भरोसा भी दिया। तो हम भी अपने हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं, हम अपना सारे रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हुए इन आतंकी हमलों की टाइमिंग भी चीन और पाकिस्तान की साजिश की ओर से इशारा कर रही है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 जून से 8 जून तक चीन के दौरे पर थे, जहां उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दूसरे मंत्रियों से मुलाकात हुई थी और इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में तेजी आई। ओडिशा में बीजेपी सरकार पहले दिन से ही एक्शन में नजर आ रही है। बीजेपी ने चुनाव से पहले जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत पुरानी मांग को पूरा करने का वादा किया था, जिसे कैबिनेट बैठक में सबसे पहले आज पूरा किया गया। इसके बाद सुबह सुबह जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वारों को खोल दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी खुद पूरी जगन्नाथ में पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सांसद संबित पात्रा, प्रताप चंद्र सारंगी और दूसरे नेता मौजूद रहे। सीएम ने खुद चारों गेट खोलने की जानकारी दी। बैठक में पहला प्रस्ताव था महाप्रभु जगन्नाथ का जो मंदिर परिसर में जो 4 द्वार है, 3 द्वार अभी बंद है और पब्लिक ने डिमांड किए थे कि 4 द्वार खुलने के लिए, तो वो निष्पत्ति कैबिनेट ने आज पहले प्रस्ताव में लिया। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर के विकास के लिए फंड का प्रस्ताव भी दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया, अगला बजट जब पेश होगा तो मंदिर प्रबंधन के लिए 500 करोड़ का फंड आवंटित किया जाएगा। इससे पहले कोविड के बाद मंदिर के तीनों गेटों को बंद कर दिया गया था, जिससे श्रद्धालु सिर्फ एक गेट से दर्शन करने जा पा रहे थे। दरअसल बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में मंदिर के सभी द्वार खोलने का वादा किया था, तो सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में चारों दरवाजों को खोलने के प्रस्ताव को मंजूर भी किया। पिछली बीजू जनता दल सरकार में कोरोना महामारी के बाद से ही मंदिर के चारों द्वार बंद कर दिए गए थे और यहां आने वाले श्रद्धालु सिर्फ एक ही द्वार से प्रवेश कर सकते थे। पिछले काफी वक्त से श्रद्धालु मंदिर के सभी दरवाजे खोलने की मांग कर रहे थे। हम आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर की बाहरी दीवारों पर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी 4 द्वार हैं। पहले द्वार का नाम सिंह द्वार, दूसरे द्वार का नाम व्याघ्र द्वार, तीसरे का नाम हस्ती द्वार और चौथे द्वार का नाम अश्व द्वार है। आगे बढ़ेंगे। 4 धाम यात्रा शुरू होने के इतने दिनों बाद भी उत्तराखंड की यमुनोत्री धाम में व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ पाई हैं। यात्रा पर गए श्रद्धालुओं ने वहां किए गए इंतजामों पर काफी नाराजगी जाहिर की और कहा कि यमुनोत्री पैदल मार्ग में घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां श्रद्धालुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन से इस यात्रा पर ज्यादा ध्यान देने की अपील की। यमुनोत्री की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब है, प्रशासन ने बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। श्रद्धालुओं ने बताया कि सिर्फ रास्ते में ही नहीं बल्कि मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। खराब व्यवस्था की वजह से वहां दर्शन करना मुश्किल हो गया। ऊपर जाने के बाद मंदिर में इतनी खराब व्यवस्था कि मत पूछिए, असंभव है दर्शन करना। हम इतना ही नहीं, कुछ श्रद्धालुओं ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि 100 नंबर पर बार बार फोन करने के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से कोई मदद के लिए नहीं आया। चीन अपने नागरिकों पर निगरानी के नए नए तरीके अपनाने के लिए बदनाम रहा है और इस कड़ी में अब चीन की सरकार ने एक और नया कदम उठाया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस नए नियम की जद में चीन के लोग ही नहीं बल्कि टूरिस्ट भी आ गए हैं। दरअसल चीन की सरकार ने शौचालयों में डिजिटल टाइमर लगा दिए हैं। टाइमर इसलिए लगाए गए हैं ताकि ये पता चल सके कि लोग टॉयलेट में कितना समय अंदर गुजार रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब कोई टॉयलेट खाली होता है तो एलईडी स्क्रीन पर हरे रंग में खाली लिखा दिखता है। वहीं जब कोई टॉयलेट के अंदर जाता है तो दरवाजा बंद होते ही इस पर टाइम आना शुरू हो जाता है और ये मिनट और सेकंड्स को दिखाता है। दरवाजा खुलने पर यह देखा जा पाएगा कि किसने कितनी देर तक इस टॉयलेट का इस्तेमाल किया है। यही नहीं, टॉयलेट्स के बाहर लगे टाइमर के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अब सामने आने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल युंगांग बौद्ध गोट्रोस के शौचालयों में ये फोटो सामने आए हैं। हालांकि चीन की सरकार ने सफाई दी है कि टाइमर टूरिस्ट की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए लगाए गए थे ताकि पर्यटकों को बाहर कतार में लगने या बाथरूम का दरवाजा खटखटाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन चीन के इस कदम को उसकी सामाजिक क्रेडिट प्रणाली से जोड़ा जा रहा है, जिसे अच्छे नागरिकों को इनाम देने और आलसी या फिर असभ्य माने जाने वाले नागरिकों को दंडित करने के डिजाइन के रूप में देखा जा रहा है।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने पुणे हिट एंड रन केस में एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि पीड़ितों के विश्वास रिपोर्ट को बदलने की तैयारी की जा रही है ताकि इस घटना के आरोपी नाबालिग लड़के को बचाया जा सके। अनिल देशमुख ने कहा कि इस हादसे में जिनकी मौत हुई थी उनकी विसरा रिपोर्ट अल्कोहल पॉजिटिव करने की तैयारी है, जबकि आरोपी की अल्कोहल रिपोर्ट नेगेटिव की जाएगी। विशाल अग्रवाल के लड़के को बचाने के लिए जो मोटरसाइकिल पे एक युवक और युवती जो थे जिनकी दर्दनाक मौत हो गई, उनके विसरा सैंपल किस प्रकार से अल्कोहल पॉजिटिव आना चाहिए, इसके लिए पूरी कोशिश जारी है। इतना ही नहीं, अनिल देशमुख ने आरोप लगाया कि पूरा सिस्टम अभी भी आरोपी को बचाने में जुटा हुआ है। दरअसल पुणे में 18 मई की रात एक बिल्डर के नाबालिग बेटे ने अपनी पोर्शे कार से बाइक को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में बाइक सवार IT इंजीनियर युवक युवती की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के रीवा से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। वहां नल जल योजना के तहत 5 महीने पहले ही बनाई गई पानी की एक टंकी अचानक भरभरा कर गिर गई। और ये हादसा तब हुआ जब कुछ मजदूर उसमें पानी भरने से पहले उसकी साफ सफाई कर रहे थे। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। बताया गया कि 5 मजदूर टंकी को साफ कर रहे थे, तभी अचानक नीचे से एक बच्चे की तेज आवाज आई। बच्चे ने चिल्लाते हुए कहा कि जल्दी से नीचे आ जाओ, ये टंकी गिरने वाली है। नीचे से गिरने जैसी कुछ आवाज सुनाई दे रही है। बच्चे की आवाज सुनकर 5 मजदूर सफाई छोड़कर नीचे उतर आए। टंकी से उतरने के बाद ये मजदूर जैसे ही कुछ दूर तक गए कि ये टंकी ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गई। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने भारत और नेपाल सरकार के साथ पाकिस्तानी दूतावास से शिकायत की है और आरोप लगाया कि सचिन मीणा और सीमा ने गुलाम हैदर के बच्चों का अपहरण कर अवैध तरीके से भारत लाए और उनका धर्म परिवर्तन कराया। सचिन मीणा के खिलाफ, सीमा के खिलाफ कि किस प्रकार गुलाम हैदर के 4 बच्चों को एयरपोर्ट एरिया से अपहरण करके इलीगल तरीके से भारत में एंट्री कराई गई, वुमन ट्रैफिकिंग की गई और किस प्रकार उनको जबरदस्ती वहां पर बच्चों को डिटेन किया हुआ है। हालांकि सीमा हैदर ने आरोपों को गलत बताया और कहा कि उसका गुलाम हैदर से बहुत पहले ही तलाक हो चुका था। मेरा तलाक गुलाम हैदर से आज से 5 साल पहले हो चुका है मेरे अब्बूजान के सामने। सीमा के वकील ने भी कहा कि बच्चों की परवरिश मां से बेहतर कोई नहीं कर सकता। बच्चों का वेस्ट कस्टोडियन मदर है, खासकर 3 बेटियों की, जो 3 बेटियां हैं सीमा की, उनकी वेस्ट कस्टोडियन मदर है। पिछले महीने नागपुर में हुए हिट एंड रन मामले में हैरान कर देने वाला पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये हादसा नहीं बल्कि हत्या थी, जिसकी साजिश खुद उसकी अधिकारी बहू ने रची थी। पहले ये पूरा मामला हिट एंड रन का ही नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस जब मामले की तह में गई तो जो सुराग मिले उसने सबको चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक पुरुषोत्तम पुत्तेवार की हत्या का मास्टरमाइंड उनकी बहू अर्चना पुत्तेवार हैं, जो नगर नियोजक विभाग में सहायक निदेशक हैं। पुलिस ने बताया कि अर्चना ने करीब 22 करोड़ के लालच में ये साजिश रची और हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी, बार का लाइसेंस दिलाने का लालच दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बहू समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन में फर्दर पता चला कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे और उनमें से जो मुख्य जो इसमें अरेस्ट हुए उसमें एक अर्चना पुत्तेवार करके हैं। साथ ही बहू को अपने ससुर पुरुषोत्तम पुत्तेवार पर जादू टोना कराने का शक था और जादू टोने की वजह से भाई और बहन की मौत का शक था। दरअसल 22 मई को नागपुर के अजनी इलाके में हिट एंड रन का चौंकाने वाला मामला सामने आया था। 2 कार सवार पुरुषोत्तम पुत्तेवार नाम के शख्स को टक्कर देकर फरार हो गए थे, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मुंबई की सेशंस कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच के आदेश दिए और कोर्ट ने ये आदेश धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में दिए। दरअसल सराफा कारोबारी पृथ्वीराज कोठारी ने कोर्ट में शिकायत कर आरोप लगाया था कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने BKC पुलिस को दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करके जांच के आदेश दिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो शिल्पा और राज के खिलाफ IPC और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम के तहत FIR की जाए। अगली खबर मुंबई से, जहां से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली निकली। एक शख्स ने आइसक्रीम ऑनलाइन ऑर्डर की थी, जिसमें उंगली का कटा हुआ टुकड़ा मिला, जिसकी चौंका देने वाली तस्वीरें भी सामने आई।
कोन वाली आइसक्रीम के अंदर इंसान की कटी हुई उंगली का अंश दिखा। मलाड में रहने वाले डॉक्टर सेराव ने जब से आइसक्रीम में कटी हुई उंगली देखी है तभी से वो बेचैन है। अपना भयानक अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि वो अखरोट समझकर उंगली को खाने ही वाले थे, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने उंगली को नहीं निगला। इसके बाद डॉक्टर सेराव ने तुरंत पुलिस से इसकी शिकायत की। बताया कि जेप्टो से कुछ उन्होंने सामान मंगाया था, वो सामान में आइसक्रीम भी था और आइसक्रीम खाते समय उनको उसमें एक फ्लैश जैसा एक अंदाजन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मिला। उसके बाद वो लेके वो पुलिस स्टेशन में आए। आने के बाद उनके पास पूछताछ की है और हमने उनका FIR लिया। आइसक्रीम में उंगली जैसा मांस का टुकड़ा मिलने से पुलिस भी दंग है। पुलिस ने इस मामले में यम्मो कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं आइसक्रीम में मिली उंगली को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। यम्मो कंपनी का आइसक्रीम था, तो यम्मो कंपनी के जो भी कंसर्न है, संबंधित है, उनके ऊपर दर्ज किया। क्योंकि मामला पुलिस तक पहुंच गया है, इसलिए आइसक्रीम कंपनी की तरफ से भी इस बार बयान सामने आया। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो इस मामले की तह तक जांच करेंगे। वहीं कंपनी ने जांच में पुलिस का सहयोग करने की भी बात कही है। बिहार के भागलपुर से चौंका देने वाली एक खबर सामने आई है। वहां एक युवक की पैंट की जेब में रखा मोबाइल कॉल आते ही फट गया और उसकी पैंट में आग लग गई, जिससे इस युवक का एक पैर झुलस गया। बताया गया कि नहाने के बाद इस युवक ने हाफ पैंट की जेब में अपना मोबाइल रखा, तभी किसी ने उसे कॉल किया। युवक ने जैसे ही मोबाइल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, मोबाइल में जोरदार धमाका हुआ और उसकी पैंट जल गई। ब्लास्ट कर गया तो आग लग गया, पूरा झुलस गया है। इस घटना में युवक के पैर में भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद घर वालों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और उसका इलाज करवाया। इस दौरान उसके परिवार वालों ने कहा कि शुक्र है कि मोबाइल पैंट की पॉकेट में फटा, अगर कान के पास फटता तो बड़ी घटना हो सकती थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मोबाइल आखिर फट कैसे जाता है। मोबाइल ना फटे इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और फटने से पहले मोबाइल क्या कोई संकेत देता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मोबाइल फटने का सबसे बड़ा कारण उसकी बैटरी का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना है। अगर आप मोबाइल को कई घंटों तक चार्जिंग में रखते हैं तो उससे बैटरी फटने का डर पैदा होता है। इसके अलावा गलत चार्जर का इस्तेमाल करने से भी मोबाइल में विस्फोट हो सकता है। यही नहीं, जहां सूरज की किरणें सीधी आ रही हो या गर्मी वाली जगह जैसे कार का डैशबोर्ड हो, उस पर मोबाइल को रखकर चार्ज करने से टेम्परेचर बढ़ जाता है और बैटरी में ब्लास्ट हो सकता है। वैसे आप मोबाइल में होने वाले ब्लास्ट को आसानी से भांप सकते हैं। फोन की स्क्रीन का ब्लर होना या स्क्रीन में पूरी तरह डार्कनेस आ जाना मोबाइल फटने का संकेत होता है। इसके अलावा फोन अगर बार बार हैंग हो रहा है और प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है तो भी ब्लास्ट की ओर ये एक बड़ा इशारा हो सकता है। वहीं बात करते वक्त फोन नॉर्मल से अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। यही नहीं, मोबाइल की बैटरी ना फटे इसके लिए फेक चार्जर या फेक बैटरी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मोबाइल को 100% चार्ज ना करें। अगर आप 100% चार्ज करते हैं तो इससे बैटरी खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। मोबाइल को किसी भी गर्म स्थान पर रखकर चार्ज ना करें, क्योंकि इससे बैटरी तेजी से गर्म होने लगती है और फिर विस्फोट होने का डर पैदा हो जाता है। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने बड़े ड्रग्स तस्कर गैंग का भंडाफोड़ किया, जिसकी सरगना महिला थी और युवाओं को नशे का शिकार बना रही थी। और पुलिस की गिरफ्त में आए मास्टरमाइंड तस्कर भाभी के नाम से गैंग चलाती थी। पुलिस ने जाल बिछाकर भाभी तस्कर गैंग की 4 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 70 पुड़िया ब्राउन शुगर और 90,000 कैश जब्त किया है। पता चला था कि एक लेडी है जिसका उपनाम भाभी है और वो ड्रग सिंडिकेट चला रही है रांची में। रांची की इस भाभी गैंग के तार मुंबई तक फैले हुए थे। इस सिंडिकेट का कनेक्शन मुंबई से भी है और मुंबई का भी एक आदमी अरेस्ट हुआ है जिसका यहाँ पर ससुराल रांची है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग में ज्यादातर महिलाओं को भी रखा जाता था ताकि पुलिस को उन पर शक न हो। इराक की एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद आसमान में दूर दूर तक काला धुआं उठता दिखाई दिया। आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई है। यह आग इराक के एरबिल के उपनगरीय इलाके में लगी। तस्वीरों में देखा जा सकता है बुधवार शाम को एक विस्फोट के बाद लगी आग किस तरह आग और धुआं तेजी से फैलता नजर आ रहा है। यह आग तेल रिफाइनरी के उस हिस्से में लगी जहां पर कच्चे तेल और तरल डामर का भंडार किया जाता था। इसी वजह से आग तेजी से भड़क गई। आग किस वजह से लगी अब तक इसका पता नहीं चल पाया है। 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। इस आग से कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। चारों तरफ धुआं फैलने से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है।
रात से लेकर दिन तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और अभी भी रिफाइनरी से काले धुएं का गुबार निकल रहा है। यूक्रेन वॉर जोन में बहुत जल्द रूस रिमोट टैंक से तबाही मचाने वाला है। यूक्रेन के खिलाफ टैंकों के नुकसान और अपने सैनिकों की मौत के बाद रूस रिमोट टैंकों का परीक्षण कर रहा है। रूस के इस सैनिक को देखिए जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है और सामने खड़ा भारी भरकम टैंक रिमोट के इशारे पर इधर से उधर जा रहा है। यहाँ तक कि उनकी फायर गन भी रिमोट के जरिए अपनी दिशा बदल रही है। रिमोट कंट्रोल के जरिए जिन टैंकों को चलाने का परीक्षण किया जा रहा है उन्हें रूस के सैनिकों ने यूक्रेनी सेना से जब्त किया है। नई तकनीक के साथ ये टैंक अपने क्रू मेंबर्स के बिना युद्ध क्षेत्र में काम कर सकते हैं और अपने दुश्मनों पर हमला भी कर सकते हैं। रूसी सेना इन टैंकों का तेजी से परीक्षण कर रही है और किसी भी समय उन्हें अग्रिम मोर्चे पर तैनात करना शुरू कर सकती है। रूस रिमोट कंट्रोल टैंक लेकर वॉर जोन में उतरने की तैयारी कर रहा है क्योंकि रूस तेजी से अपने सैनिक खो रहा है। रूस के पास टैंकों को चलाने वाले क्रू की कमी है। यूक्रेन वॉर में हजारों टैंकों का नुकसान हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन से हमले का खतरा बढ़ा है, इसीलिए रूस मानव रहित युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में रिमोट टैंक यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं। न्यूयॉर्क में जिस स्टेडियम में भारत ने पाकिस्तान को हराया था उस स्टेडियम को जल्द ही तोड़ दिया जाएगा। एक दिन पहले ही भारत ने अमेरिका को भी इस स्टेडियम में 7 विकेट से हराकर अपनी जीत की हैट्रिक लगाई। इस जीत के साथ भारत सुपर 8 में भी पहुंच गया है। लेकिन अब इस स्टेडियम को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए बुलडोजर भी पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद बुलडोजरों को देखा जा सकता है। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम को आईसीसी T20 विश्व कप 2024 के लिए तैयार कराने में करीब 248 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जिससे क्रिकेट के पहले मॉड्यूलर स्टेडियम को तैयार किया गया था। इस स्टेडियम में 34,000 दर्शक बैठ सकते हैं। भारत ने अपने तीनों ग्रुप मैच इसी स्टेडियम में खेले। नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को बनाने की शुरुआत सितंबर 2023 में हुई थी, जिसके बाद इसे 106 दिनों के अंदर तैयार कराया गया था। नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें खेलना टीमों के लिए मुश्किल भरा रहा। आईसीसी T20 विश्व कप के लिए इस अस्थायी स्टेडियम को बनाया गया था। मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम को सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर तोड़ दिया जाएगा। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कुवैत से ये बड़ी खबर। कुवैत से भारतीयों का शव लाने की तैयारी अब चल रही है। हिंडन एयरबेस में C-130J एयरक्राफ्ट तैयार है। सुपर हरक्यूलिस विमान स्टैंड बाई पर रखे गए हैं। कुवैत अग्निकांड में 42 भारतीयों की मौत हुई है। DNA टेस्ट से हो रही है अब शवों की पहचान और अब इन भारतीय मजदूरों के जो शव हैं उनको भारत लाने की तैयारी भी सरकार के द्वारा की जा रही है। Z News।